हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज यूट्यूब में। मेरा नाम दीपा रावत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्कटिक महासागर। जो ये आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। और आर्कटिक महासागर किस प्रकार पर्यावरण का अवक्रमण करता है, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आर्कटिक महासागर ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। और जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से फ्रेम जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक, जो आर्कटिक महासागर है, तो मान के चलो ये है ग्लोब। तो ग्लोब के सबसे ऊपर जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। यहाँ पूरी तरह मतलब बर्फ रहती है और इसमें 2 सीजन होते हैं। ठीक है, ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर। अब जो आर्कटिक महासागर पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, तो इसमें जो सीजन होती है केवल 2 सीजन होती है। एक तो समर आती है, एक तो गर्मी का मौसम आता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ की जो बर्फ़ होती है वो 49% पिघल जाती है। और यदि जब ठंड का मौसम होता है तो ठंड के मौसम में यहाँ जो नई बर्फ़ होती है, नई बर्फ़ का गिरना स्टार्ट हो जाता है। पूरी तरह यहाँ की जो बर्फ़ होती है कभी पिघलती नहीं है। अब हम देखेंगे जो आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर एक तो यहाँ की जो लवणता है, ठीक है, यहाँ की लवणता बहुत कम है, यहाँ की लवणता कम है। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो ये उथला महासागर है। उथला मतलब जो इसकी गहराई है, इसकी गहराई क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसे उथला महासागर कहा जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा आर्कटिक महासागर में, जो आर्कटिक महासागर है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ता है और अटलांटिक महासागर से फ्रेम जल संधि द्वारा जुड़ता है। इसमें केवल 2 सीजन होती हैं। एक गर्मी का मौसम आता है, उसमें 49% जो बर्फ़ होती है पिघल जाती हैं। और ठंड के मौसम में नई बर्फ़ का गिरना इसमें स्टार्ट हो जाता है। जो आर्कटिक महासागर है इसकी लवणता बहुत कम है। और जो ये महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। और जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। अब हम समझेंगे मैप के द्वारा। तो मान के चलो जैसे ये है ग्लोब है, तो ये हो गया हमारा ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया आर्कटिक महासागर। तो जो आर्कटिक महासागर है, क्योंकि सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर को हम इस वाले भाग में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मानचित्र। ठीक, ये हो गया आर्कटिक महासागर। अब देखो कि जो आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है यूरोप का भाग। ठीक है, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है। और ये हो गया अलास्का, ये है अलास्का। अब देखो यहाँ पे जो संधि है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ये तो होगी बेरिंग जल संधि। और यहाँ पे है आपका बेरिंग सागर। यहाँ पे कौन सा सागर है, बेरिंग सागर, ये हो गया बेरिंग सागर। और यहाँ पे पड़ता है चुक्की सागर, ठीक है, चुक्की सागर। ये हो गया यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये है ग्रीनलैंड, ये हो गया ग्रीनलैंड। यहाँ पे पड़ता है कनाडा, ये क्या है, कनाडा देश है। और यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे जो देश पड़ता है इसका नाम है नॉर्वे। और एक देश यहाँ पे है, इसका नाम है नॉर्वे, फिनलैंड, ये हो गया फिनलैंड। एक यहाँ पे जो सागर पड़ता है, यहाँ पे सागर पड़ता है ब्यूफोर्ट सागर,
एक सागर यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम है बेरेंट सागर। बेरेंट सागर। यहाँ पे आता है कारा सागर। कारा सागर। फिर यहाँ पे आता है सारेबियन सागर। सारेबियन सागर। और यहाँ पे आता है लेप्टोव। लेप्टोव सागर। ठीक, ये हो गया इसमें सागर। तो इसमें कितने सागर पाए जाते हैं? सबसे पहले हमने इसमें देखा, इसमें पाया जाता है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। दूसरा इसमें पाया जाता है चुक्की सागर। चुक्की सागर। तीसरा इसमें बिफोर्ड सागर पाया जाता है। बिफोर्ड सागर। चौथा हमने इसमें देखा तो कारा सागर। कारा सागर। और यहाँ पे आता है लेप्टोव सागर। लेप्टोव सागर। और इस साइड आता है सिरेबियन सागर। सिरेबियन सागर। ठीक, जैसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सागर आर्कटिक महासागर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन देगा सैरेबियन सागर, लेप्टोव सागर, कारा सागर, और एक मतलब कोई भी सागर देगा, कोई भी सागर आ सकता है, तो उसमें जो आंसर होगा, ठीक है, जो इसमें नहीं है तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें पाए जाते हैं बेरिंग सागर, चुक्की सागर, सिरेबियन सागर, लेप्टोव सागर, कारा सागर और बेरेंट सागर, ब्यूफोर्ड सागर। ठीक है, इतने सागर कहाँ पाए जाते हैं? आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक महासागर में कुछ कटक भी पाई जाती है, कुछ मतलब रीज भी पाई जाती है। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि यह है बेरिंग सागर। ठीक, ये क्या है? बेरिंग सागर, और यह है बेरिंग जल संधि। मैंने पहले बताया था कि जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से, ठीक है, प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक, जो आर्कटिक महासागर है वो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। और जो जल संधि होती है, ठीक, जो होती है जल संधि, तो जल संधि क्या करती है? जल संधि दो स्थल वाले भाग को, दो स्थल वाले भाग को विभाजित करती है। क्या करती है? अलग करती हैं। दो स्थल वाले भाग को विभाजित करती हैं, और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को जल संधि कहा जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे है बेरिंग सागर, यहाँ पे है चुक्की सागर, तो जी चुक्की सागर और बेरिंग सागर है, तो इनको कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। और जो यूरोप है, ठीक है, ये स्थल का भाग है, और जो ये अलास्का है ये भी स्थल का भाग है। तो ये बेरिंग जल संधि क्या करती है? अलास्का और यूरोप को अलग करती है। ठीक, ये हो गया आर्कटिक महासागर में जो महासागर पाए जाते थे। अब हम इसमें देखेंगे कि आर्कटिक महासागर में कितने कटक पाए जाते हैं। अब देखो ये है आर्कटिक महासागर, और आर्कटिक महासागर में एक कटक पाई जाती है। ठीक है, कटक पाई जाती है। ये कटक कुछ इस प्रकार की है, और इस कटक का नाम है लोमोनोसोव कटक। लोमोनोसोव कटक। लोमोनोसोव कटक। अब पहले देखो कि कटक किसे कहा जाता है। ठीक, मान के चलो ये पानी का भाग है, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, और इसमें जो पहाड़ी होती है, ठीक है, जिसमें ये पूरा पानी है, और इसमें जो ये वाली संरचना होती है, तो इसी संरचना को, ठीक है, इसी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है रीज। रीज मतलब कटक। और जो इस कटक के ऊपर ये वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है बेसिन। इसे क्या कहा जाता है? बेसिन कहा जाता है। जो पहाड़ी पानी के अंदर होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कटक कहा जाता है। और जो इस पहाड़ी के ऊपर रहता है, ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर ये वाला जो भाग कहलाता है, इसे कहते हैं बेसिन। ठीक, तो जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में एक तो लोमोनोसोव कटक है, और जो लोमोनोसोव कटक है ये आर्कटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा जैसे ये लोमोनोसोव कटक है, तो ये हो गया एल्समर द्वीप। एल्समर द्वीप, ये हो गया एल्समर द्वीप। और यहाँ पे पड़ता है न्यू सारेबियन द्वीप। न्यू सारेबियन
आइलैंड, आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। द्वीप किसे कहा जाता है? द्वीप मतलब जहाँ पे मनुष्य निवास करता है उसे द्वीप कहा जाता है। जैसे मान के चलो ये पानी का भाग है और इसके ऊपर कोई देश है, ठीक है, इसके ऊपर कोई देश है, तो इसी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। जो ये द्वीप होते हैं ये पानी के ऊपर होते ही इन्हीं को कहा जाता है द्वीप। अब देखो जो लोमोनोसोव कटक है ये तो जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करता है। तो एक तो आता है यहाँ पे आता है अमरिसियन बेसिन, अमरिसियन बेसिन, अमरिसियन बेसिन, और ये वाला भाग है यूरेशियन बेसिन, ठीक है। ये वाला कौन सा भाग है? ये वाला भाग है यूरेशियन बेसिन, यूरेशियन बेसिन, ठीक। तो जो आर्कटिक महासागर है इसमें जो लोमोनोसोव कटक पाई जाती हैं, ये आर्कटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करता है। एक तो है अमरिशियन बेसिन, दूसरा है यूरेशियन बेसिन। अब देखो कि एक रीछ जहाँ पे पाई जाती है, एक कटक यहाँ पे पाई जाती है, और एक कटक हम देखेंगे तो एक कटक यहाँ पे पाई जाती है और एक कटक यहाँ पे पाई जाती है। जो ये वाली कटक है इसका नाम है गैक्केल कटक, गैक्केल कटक, गैक्केल कटक। इसका नाम है अल्फा रीज, अल्फा रीज, अल्फा कटक, इसका नाम क्या है? अल्फा कटक। और जो ये वाली कटक है इसका नाम है मैंडलीव, मैंडलीव कटक, मैंडलीव कटक। अब देखो कि जो आर्कटिक महासागर है इसमें कितने कटक पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा लोमोनोसोव कटक, लोमोनोसोव कटक। दूसरा हमने इसमें देखा अल्फा कटक, अल्फा कटक। तीसरे इसमें जो कटक पाई जाती है वो है गैक्केल कटक, गैक्केल कटक, गैक्केल कटक। और चौथा हमने इसमें देखा मैंडलीव कटक, मैंडलीव कटक, ठीक। इसमें कितने द्वीप पाए जाते हैं? इसमें कितने द्वीप पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं दो द्वीप, एक तो एल्समर द्वीप, एल्समर द्वीप, और दूसरा जो इसमें पाया जाता है वो है न्यू साइबेरियन द्वीप, न्यू साइबेरियन द्वीप, न्यू साइबेरियन द्वीप। और जो एल्समर द्वीप है, ठीक है, एल्समर द्वीप किस द्वीप से जुड़ा हुआ है? तो एल्समर द्वीप जुड़ा है न्यू साइबेरियन द्वीप से। और किस कटक से जुड़ा हुआ है? लोमोनोसोव कटक, ठीक है। जो लोमोनोसोव कटक, जो लोमोनोसोव कटक है ये एल्समर द्वीप को न्यू साइबेरियन द्वीप से जोड़ती है और आर्कटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक। ये हो गया जो आर्कटिक महासागर में कटक पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो आर्कटिक महासागर है तो आर्कटिक महासागर में पानी का सर्कुलेशन कैसे होता है। जो इसमें पानी का जो सर्कुलेशन होता है, जैसे मान के चलो यह है आर्कटिक महासागर, ठीक। ये आर्कटिक महासागर है और जो यहाँ का पानी है, ठीक है, ये कैसा पानी, यहाँ का जो पानी है वो हल्का पानी है, ये हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है, ये है अटलांटिक महासागर। और जो यहाँ का पानी है इसकी जो वजन है ये ज़्यादा है। तो जो ये अटलांटिक महासागर है और जो अटलांटिक महासागर का पानी नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर ज़्यादा मतलब वजन होगा तो झुकाव नीचे की ओर होगा। और जब इसका जो झुकाव होगा नीचे की ओर होगा तो ये पानी जाएगा इधर को, फिर पानी यहाँ से इधर को जाएगा और पूरा मतलब इसका सर्कुलेशन होगा, ठीक है। यही पानी इधर को जाएगा, आर्कटिक महासागर में जाएगा और आर्कटिक महासागर से सीधा अटलांटिक महासागर में आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को वाटर सर्कुलेशन कहा जाता है। तो ये था हमारा आर्कटिक महासागर। आगे हम इसमें देखेंगे परमाफ्रॉस्ट। अब हेडिंग डालेंगे परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट किसे कहा जाता है? तो जो आर्कटिक महासागर है, ठीक, आर्कटिक महासागर में जितने भी महासागर पाए जाते हैं ये पूरी तरह से महासागर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरह क्या है, यहाँ बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है। तो जो परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट एक तो मिट्टी जो आर्कटिक महासागर है, जब यहाँ मतलब ठंड पड़ती है तो आर्कटिक महासागर में परमाफ्रॉस्ट जमता है, ठीक, परमाफ्रॉस्ट जमता है। और ये परमाफ्रॉस्ट में कुछ मिट्टी होती है और कुछ बर्फ़ होती है, कुछ क्या होती है? बर्फ़ होती है। हम इसमें लिख सकते हैं कि मिट्टी का जमना, जो मिट्टी होती है मिट्टी का जमना, और जो मिट्टी होती है ये मतलब
कठोर हो जाती है, ठीक है। जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कठोर हो जाती है, उसी को परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। अब देखो कि जैसे आर्कटिक महासागर है, जैसे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो मिट्टी होगी, ठीक है, जो यहाँ की बर्फ़ होगी वो पिघलेगी, और बर्फ़ के साथ साथ जो परमाफ्रोस्ट होगा ये भी पिघलेगा। तो इसमें क्या हुआ था कि रसिया में थी एक नदी, रसिया में कौन सी नदी थी? अंबरनाया। रसिया में कौन सी नदी थी? अंबरनाया थी। और इस अंबरनाया में था एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट था, वो था तेल का, ठीक है, तेल का एक प्लांट था। और जैसे ही आर्कटिक महासागर में ग्लोबल वार्मिंग हुआ, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परमाफ्रोस्ट था, ठीक है, जो ये प्लांट था ये परमाफ्रोस्ट के ऊपर था। मान के चलो जैसे हमारे इलाके में जब ठंड पड़ती है तो जो बर्फ़ होती है, तो जो पानी होता है वो जम जाता है। सुबह में जब वो जो पानी होता है तो उसके नीचे से जो पानी उसके ऊपर तो बर्फ़ जमी होती है, लेकिन उसके नीचे से जो पानी होता है, पानी का सर्कुलेशन होता है। और जब तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, जब तापमान ज़्यादा होगा तो ऊपर की बर्फ़ पिघलेगी। यदि कोई उस बर्फ़ में जाएगा तो जो उसका पैर होगा वो नीचे डूब जाएगा। तो उसी कारण जो रसिया था, रसिया में एक तेल का प्लांट था, उसमें थी अंबरनाया नदी। तो इसमें क्या था, एक तेल का प्लांट था, और ये तेल कहाँ था? परमाफ्रोस्ट में था। जैसे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हुई तो जो परमाफ्रोस्ट था ये पिघलने लगे, और जब ये पिघला तो जो ये पूरा तेल का प्लांट था ये पूरा गिर गया अंबरनाया नदी में। और जो अंबरनाया नदी थी ये पूरी लाल हो गई, ठीक है, पूरी लाल होगी। तो इसी को कहा जाता है परमाफ्रोस्ट। यदि आर्कटिक महासागर पिघलेगा तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, जो आर्कटिक महासागर होगा तो बर्फ़ पिघलेगी, ठीक है, बर्फ़ पिघलेगी। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो बर्फ़ के कारण जो सागर होंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ पानी ज़्यादा होगा। और जब पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ की संभावना रहेगी, ठीक है, बाढ़ की संभावना रहेगी। दूसरा हम इसमें देखेंगे, जब दूसरा देखेंगे तो जो छोटे छोटे द्वीप होंगे, तो ये द्वीप डूबना शुरू कर देंगे, ठीक है। द्वीप कहाँ होते हैं? पानी के ऊपर ही, ठीक है, पानी के ऊपर जो द्वीप होते हैं। यदि आर्कटिक महासागर की बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का जो स्तर होगा, समुद्र का जो पानी होगा वो बढ़ जाएगा, और उस समुद्र के पानी से बढ़ने के कारण जो द्वीप होंगे तो द्वीप भी डूब जाएंगे। दूसरा हम इसमें देखेंगे तो जलधारा प्रभावित होगी, और यहाँ पाई जाती है, यहाँ जो जलधारा पाई जाती है उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक। कई बार पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, तो आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। और जो जेड धारा कहाँ पाई जाती है? जेड धारा पाई जाती है आपकी स्थल मंडल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ जेड धारा पाई जाती है। और गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक महासागर में पाई जाती है। और जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्योंकि आर्कटिक महासागर में पाई जाती है, तो ये एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? ठंडी जलधारा, ठीक। और ठंडी जलधारा, और जो जेट धारा है वो भी ठंडी जलधारा है। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ़ पिघली तो मतलब इसका पता कैसे चला? तो जो आर्कटिक महासागर तो पूरा ग्रीन दिखाई देने लगा, और इससे पता चला कि जो आर्कटिक महासागर है इसमें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक। जो आर्कटिक महासागर था ये पूरा ग्रीन दिखाई देने लगा। इसी से पता चला कि जो आर्कटिक महासागर है यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और यहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। अब हम आगे देखेंगे तो 1996 में क्या हुआ? जो आर्कटिक महासागर था, आर्कटिक महासागर काउंसिल की स्थापना की गई। 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई, और इसमें 8 देश थे, ठीक है, 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्वे, दूसरा आता है स्वीडन, तीसरा आता है कनाडा, चौथा आता है यहाँ पे फिनलैंड, पांचवा आता है रूस, और छठवा आता है अलास्का, सातवां आता है ग्रीनलैंड, और आठवां आता है डेनमार्क, ठीक।
तो 1996 में आर्कटिक काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी। इस समय इसमें 8 देश थे, ठीक है, 8 सदस्य इसमें शामिल थे। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, रूस, अलास्का, ग्रीनलैंड और डेनमार्क। फिर 2007 में क्या हुआ, 2007 में भारत भी इसमें शामिल हुआ और भारत ने एक द्वीप लिया। 2007 में भारत ने यहाँ एक दल भेजा, ठीक है, आर्कटिक सागर में भारत ने एक दल भेजा, एक दल भेजा 2008 में जो भारत था, तो भारत ने नॉर्वे से एक द्वीप लिया, उसका नाम था स्वेलबार्ड द्वीप लिया और यहाँ पे बनाया गया आर्कटिक महासागर का स्टेशन, ठीक। और इसी से पता चला, ठीक है, इसी स्टेशन से पता चला बाद में कि जो आर्कटिक महासागर है ये पूरा ग्रीन दिखाई देने लगा। और यहीं से आर्कटिक महासागर में जो ग्लोबल वार्मिंग थी वो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई। और तब से, ठीक है, प्रत्येक 8 जून को महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये थी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।